ये आकाशवाणी है। अब आप मुनीश शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में विपक्षी सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग पर आज भी अड़े रहे। इस कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित रही। हंगामे के बीच सदन ने विनियोग विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया, जिसके तहत सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में खर्च हुई अतिरिक्त राशि के लिए संसद से मंजूरी मांगी है। इस दौरान कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन भी किया। इससे पहले पूर्वाह्न 11 बजे सभापति सीपी राधाकृष्णन ने बैठक शुरू होने पर शून्यकाल की कार्यवाही को शुरू करना चाहा, लेकिन कांग्रेस तथा कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस बीच कुछ सदस्य अपनी सीटों से बाहर आ गए। हालांकि सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से उनकी सीटों पर लौटने का कई बार आग्रह किया। हंगामे के बीच ही शून्यकाल के दौरान भाजपा के राघव चड्ढा ने डॉक्टरों को डायग्नोस्टिक केंद्रों द्वारा कथित तौर पर कमीशन राशि दिए जाने का मुद्दा उठाते हुए इस पर रोक लगाने और मरीजों के हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव यादव बीडा ने सरकारी विभागों में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 27% आरक्षण का प्रावधान होने के बावजूद केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में इस वर्ग का प्रतिनिधित्व अपेक्षित स्तर तक पहुंच नहीं पाया है। भारतीय जनता पार्टी के सदानंद महालू शेठ तानबड़े ने कहा कि गोवा में वर्ष 2012 में खनन गतिविधियां बंद होने के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था के साथ ही हजारों परिवारों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उन्होंने केंद्र से खनन क्षेत्र को स्थायी और पारदर्शी तरीके से पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य गृहमंत्री के बयान की मांग करते हुए लगातार हंगामा करते रहे। सभापति ने उनसे अपने स्थानों पर लौट जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के लगातार विरोध प्रदर्शन पर आपत्ति जताई। श्री रिजिजू ने यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हर दिन कुछ लिखकर लाते हैं और सदन में उसे पढ़ते हैं। इस पर कांग्रेस सदस्यों ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति देने की मांग की। जब सभापति ने श्री खड़गे को बोलने की अनुमति दी तो सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे दोबारा बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर फिर हंगामा शुरू कर दिया। इन सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष को बोलने की अनुमति देने की मांग की। सभापति ने कहा कि विपक्षी सदस्य शांत रहेंगे तो वो पूरक प्रश्नों के बाद नेता प्रतिपक्ष को अपनी बात रखने की अनुमति देंगे। सदस्यों के शांत होने के बाद सभापति ने नेता प्रतिपक्ष खड़गे से अपनी बात रखने को कहा। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस पर आपत्ति जताई, जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। विपक्ष अपनी इस मांग पर अड़ा रहा कि गृहमंत्री अमित शाह सदन में आकर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर अपना वक्तव्य दें। श्री खड़गे ने संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहा कि सदन में अपनी बात रखना उनका अधिकार है। उन्होंने कहा कि कब बोलना है, क्या बोलना है, ये तय करना उनका अपना अधिकार है और इसके बारे में उन्हें अब क्या संसदीय कार्य मंत्री से पूछना होगा। नेता प्रतिपक्ष ने आसन से कहा कि गृहमंत्री को सदन में आने और स्पष्टीकरण देने के लिए कहा जाए। उन्होंने कहा कि हम चर्चा चाहते हैं। इस पर सभापति ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से गृहमंत्री को विपक्ष की भावनाओं से अवगत कराने को कहा। हंगामे के बीच सभापति ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन शोरगुल के कारण उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। दोपहर 2:15 पर बैठक
पुनः शुरू होने पर सदन में विपक्षी सदस्यों ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग को दोहराया। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया। उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि एक महत्वपूर्ण विधेयक को पेश किया जाना है, इसलिए सदन में व्यवस्था बनाए रखें। लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण उन्होंने 1 मिनट के भीतर ही बैठक को दोपहर 2:45 तक के लिए स्थगित कर दिया। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:45 पर राज्यसभा की बैठक शुरू होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनियोग संख्यांक 3 विधेयक पर चर्चा के लिए सदन में पेश किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन किया। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा के दौरान सदस्यों ने अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं को उठाया। तृणमूल कांग्रेस के बाबुल सुप्रियो, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, बीजू जनता दल की सुलता देवी, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार झा, ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सदस्य डॉक्टर एम थम्बीदुरई, तेलुगु देशम पार्टी के भाष्यम रामकृष्ण, भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर सिकंदर कुमार, महेंद्र भट्ट, डॉक्टर अनिल सुखदेव राव बोंडे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, डीएमडीके सदस्य एल के सुधीश और मनोनीत सदस्य सतनाम सिंह संधू ने भी हिस्सा लिया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार ये अनुदान की अनुपूरक मांगे 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष में अतिरिक्त खर्च के लिए लाई है। उन्होंने कहा कि सरकार इस अतिरिक्त बजट को लोक लेखा समिति की सिफारिश पर लाई है और पीएसी की अध्यक्षता विपक्ष के नेता के पास है। विधेयक का उद्देश्य भारत की संचित निधि से उन खर्चों के लिए धन निकालने की खातिर मंजूरी देना है जो व्यय 31 मार्च 2023 को खत्म हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ खास सेवाओं पर और उस साल के लिए मंजूर रकम से अधिक किए गए थे। वित्त मंत्री के जवाब के बाद सदन ने इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इसके बाद सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोकहित के विभिन्न मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद पीठासीन अधिकारी घनश्याम तिवारी ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। सदन की बैठक कल सुबह 11 बजे होगी। और लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवरुल हक। लोकसभा ने आज कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा न हो सकी। विधेयक का उद्देश्य विश्वसनीय नीतिगत व्यवस्था और प्रक्रियागत निश्चितता उपलब्ध कराकर अधिक से अधिक विदेशी पूंजी को आकर्षित करना तथा घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी सहित कई विपक्षी दलों ने पिछले कई दिनों की तरह आज भी सदन में हंगामा जारी रखा, जिससे लोकसभा की कार्रवाई एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मानसून सत्र की शुरुआत से ही सदन में एक भी दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके हैं। सदन की कार्रवाई सवेरे 11 बजे शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने की वर्षगांठ का उल्लेख किया और फिर सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद विपक्षी सदस्य सदन में हंगामा करने लगे। समाजवादी पार्टी के सदस्य जहां अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा प्रमुखता से उठा रहे थे, वहीं कांग्रेस सदस्य दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग को दोहराते हुए हंगामा करने लगे। श्री बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सदन को चलना चाहिए,
सदन में चर्चा और संवाद होना चाहिए। अध्यक्ष ने कहा कि रोजाना नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना सदन की गरिमा को गिराता है। ये अच्छी परंपराएं नहीं है। उन्होंने कहा कि देश आपके आचरण को देख रहा है। शोर शराबा न थमने पर अध्यक्ष ने 11:03 पर बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक 2 बजे फिर शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्य आसन के सामने आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा तथा उसे पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रख दिया। पीठासीन अध्यक्ष संध्या रॉय ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने और कार्रवाई चलाने में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि आपका ये व्यवहार उचित नहीं है, ये सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। हंगामा न थमने पर पीठासीन अध्यक्ष ने बैठक शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। विपक्ष के हंगामे के कारण कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा न हो सकी। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के आरएसपी सदस्य एनके प्रेमचंद्रन के सांविधिक संकल्प को खारिज कर दिया। सदन ने के राधाकृष्णन, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव और प्रेमचंद्रन सहित कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी खारिज कर दिया। इसके बाद ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया गया। इस विधेयक में फंड मैनेजरों के भारत आने को आसान बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जबकि विदेशी निवेश को भारत में कारोबार में लगा पैसा नहीं माना जाएगा। ये विधेयक सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से होने वाले भुगतान पर शुल्क लगाने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार देता है। इस विधेयक का उद्देश्य वर्तमान कानूनी प्रावधान को हटाना है, जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर को लागू करने से रोकता है। आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए होने वाले रियल टाइम भुगतान के लिए सेवा शुल्क देना पड़ता है। हालांकि यूपीआई लेनदेन को ऐसे शुल्क से अभी छूट प्राप्त है। संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम में प्रस्तावित बदलाव कराधान से जुड़े एक बड़े कानून का हिस्सा है। कराधान एवं अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर कम शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं तथा भुगतान अवसंरचना कंपनियों के लिए एक टिकाऊ राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है, जो डिजिटल भुगतान व्यवस्था को संचालित करती हैं। विधेयक के मसौदे में कहा गया है कि संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 की धारा 10A बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पर शुल्क लगाने से रोकती है। वहीं आयकर अधिनियम की धारा 269 SU के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाले बड़े व्यवसायों के लिए रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई क्यूआर कोड सहित कुछ निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान स्वीकार करना अनिवार्य है। वर्तमान में कोई भी बैंक या भुगतान प्रणाली प्रदाता आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 SU के निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए किसी पर भी सीधे या परोक्ष रूप से कोई शुल्क नहीं लगा सकता। इसके बाद अध्यक्ष और सदस्यों ने कुछ देर मौन रखकर परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए थे। इन हमलों में तत्काल 1 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी, जबकि लाखों लोग गंभीर रूप से घायल और विकिरण के शिकार हुए थे। राष्ट्रीय स्तर पर स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन की निगरानी मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली शीर्ष समिति द्वारा की जाती थी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्रवाई की समीक्षा सुन रहे थे।
This is Akashvani, a review of today's Parliament proceedings read by Renuka. First from the Rajya Sabha. Writer is Sanjeev Chopra of PTI. The Rajya Sabha today passed the Appropriation Number 3 Bill 2026, which authorizes the withdrawal of funds from the Consolidated Fund of India to cover excess expenditure of around 54,067 crore rupees incurred on certain services during the financial year ending on March 31st, 2023. The bill was cleared with a voice vote by the upper house after a brief discussion and returned to the Lok Sabha. Lok Sabha has already passed this bill on Tuesday. This completed the parliamentary process for passing the money bill. Replying to the debate on the bill, Finance Minister Nirmala Sitharaman said this is the demand for excess grant for expenditure undertaken in the financial year of 2022-23 on just two accounts. Explaining further on the demands, the Finance Minister said one excess demand arises from a particular court order that was on the Railway Ministry for 196.44 crore rupees. The second demand pertains to a larger amount of 53,871 crore rupees for repayment of the debt. Finance Minister said the nature of debt receipts is against the issuance of securities and therefore has no fiscal impact. Responding to the remarks made by a member representing Jammu and Kashmir J&K, the minister said the centre will ensure that the people of J&K are supported and taken care of because we are all part of one country. Highlighting two things of very big significance that the government has done for the J&K, she said it was because the government strongly believes that abrogation of Article 370 also proves that J&K is an integral part of India, inclusive of those which are occupied by Pakistan illegally. She said that the entire salary and pension of J&K police, which is approximately 13,000 crore rupees, is being met by the government of India on an annual basis. The minister said that the union government has also helped restructure the entire debt of the union territory of J&K. Sitharaman informed the House that we paid back the entire debt of Ladakh and after having taken care of readjusting and restructured debt of Jammu and Kashmir. Also, for the financial year of 2024-25 and 25-26, an additional amount of 5,000 crore rupees each year has been given over and above the revised estimates of their budgets just to make sure the urgent requirements of the J&K administration are met and it is not left without supporting them. The Finance Minister pointed out that around 1,350 crore rupees has been given since 2021-22 to support hydel power projects of J&K. Besides, over 5,166 crore rupees was given to it under special assistance. She recalled that after the abrogation of Article 370 in 2019, J&K was under central administration until such time as the elected government came to power. She said the union government took a very liberal view because it genuinely wanted to get the financial health of J&K in order before the elected government came to power. Earlier, the House witnessed several disruptions as opposition members created uproar and repeated their demand for a statement from Home Minister Amit Shah on the issue of police action against protesting students at Jantar Mantar in New Delhi. The House witnessed two adjournments in the pre-lunch session and one in the post-lunch session. When the appropriation bill was taken up after lunch hour and the Congress and some opposition members staged walkout from the House over their demand for the Home Minister's statement in the House. The upper house saw the first adjournment within half an hour of beginning of the day's proceedings due to slogan shouting by the opposition members. Soon after the listed papers were tabled, the chairman Radhakrishnan proceeded with the 0 hour, but the Congress members demanded that the leader of opposition Mallikarjun Kharge be allowed to speak. The Congress and other opposition members started shouting slogans on various issues, even as the chairman repeatedly asked them to return to their seats. As the chair allowed Kharge to speak, the Treasury bench members objected to it, forcing the chair to adjourn the proceedings till noon. When the House met at 12 noon and Chairman C.P. Radhakrishnan called for question hour, members of the opposition parties continued to raise slogans demanding the Home Minister's presence in the House. The chair repeatedly asked the protesting members not to shout and that they would be given a chance to put forth their views. The chairman then called the leader of opposition to speak. Amid the objections by the Treasury bench, Kharge said, "It's my right what to speak, when to speak, how to speak."
He said this after Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju cited rules to say that a member cannot repeat the same thing every day. He was referring to Kharge's demand that the Home Minister should speak in the House. This led to heated exchange between the opposition and ruling party members. Then the chairman, C.P. Radhakrishnan, asked the Parliamentary Affairs Minister to echo the sentiments of the opposition to the Home Minister. He said, as a Parliamentary Affairs Minister, you can echo the sentiments of the opposition to the Home Minister. However, Rijiju objected to Kharge's demand, saying the member cannot dictate which minister should come and when. At this, the chairman once again requested Kiren Rijiju to apprise the Home Minister of the feelings of opposition. Amid the continuous protests, the chair continued with the question hour for some time, but it adjourned the proceedings till 2:15 p.m. When the House met at 2:15 p.m., it was again adjourned for half an hour. At 2:45 p.m., Deputy Chairman Harivansh took up the appropriation bill and asked members to speak. Some opposition members, including those of the Congress, staged a walkout. Later, while making his special mention, Janata Dal United Rajya Sabha member Sanjay Kumar Jha urged the government not to renew the 1996 Farakka Water Sharing Treaty with Bangladesh in its present form, which is expiring on 12th of December this year. He said that Bihar's long-term water security and developmental needs must be safeguarded before any fresh arrangement is finalized. And now a review of proceedings in the Lok Sabha. Writer is Anjali Ojha of PTI. Proceedings of Lok Sabha were disrupted once again on Thursday amid opposition protests over police action against students and other issues. The House witnessed its first adjournment shortly after meeting at 11 a.m. and proceeding remained stalled yet as a bill was passed in the post-lunch session before being adjourned for the day. Soon after the House met at 11 a.m., the House marked the anniversary of the bombings at Hiroshima and Nagasaki. Members stood in silence to pay tribute to the victims. Thereafter, opposition members started shouting slogans and demanding the presence of Home Minister Amit Shah in the House over the police action against student protesters on 20th of July in New Delhi. Some members were also seen displaying placards. As the din continued, Speaker Om Birla reminded members that the question hour is an important part of parliamentary proceedings and lamented that it has not been allowed to function even once since beginning of the monsoon session on July the 20th. He also accused the protesting members of lowering the dignity of the House by shouting slogans and inappropriately displaying placards. Amid the continued uproar, the proceedings were adjourned till 2 p.m. When the House met again at 2 p.m., it passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill without a debate due to persistent sloganeering by the opposition members over a number of issues, including alleged theft of donations at the Ram Temple in Ayodhya. After the passage of the bill, through which the government also amended the Payment and Settlement Systems Act 2007, the House was adjourned for the day. The bill proposes to attract more foreign capital, promote manufacturing of domestic electronic goods, and make it easier for foreign cloud companies to use Indian data centers by providing process certainty. The bill also proposes to remove the linkage between the Payment and Settlement Systems Act and the Income Tax Act and give a legal ground to the government to modify the Zero MDR framework on UPI and RuPay card transactions. At present, banks and payment system providers cannot directly or indirectly charge users for payment made through UPI and RuPay debit cards. The bill proposes to allow the central government to decide through notification which electronic payment modes of transactions must remain free. The Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 replaces the June 5th ordinance that provided IT exemption to income from interest income and capital gains made by FPIs from investment in GSECs. The bill proposes to make it easier for fund managers to relocate to India, but cutting down on the list of conditions that these funds will have to satisfy to ensure that their global income does not get taxed in India. To encourage domestic manufacturing by giving policy certainty, the bill extends till 2040-41 the income tax exemption currently available to foreign companies that engage a contract manufacturer in India for producing electronic goods indigenously. Specified electronic items mentioned in the bill include mobile phones, laptops, personal computers, tablets, servers, and their key parts and accessories.
To support component supply for electronic factories, the bill proposes IT exemption for 15 years till 2040-41 to foreign companies that store components in customs warehouses to further supply them to a contract manufacturer in India. The bill also removes the approval and notification requirements for foreign cloud companies that use Indian data centers. It also proposes that Indian data centers be run on a leased basis rather than only under direct ownership. According to the Ministry of Finance, the proposals in the bill share a single purpose of making India a more attractive and predictable place for global capital, manufacturing and business to come here and stay. When the chair called RSP member N.K. Premchandran to move a statutory resolution disapproving the ordinance, he did not speak. The bill was then put to vote and passed by a voice vote without a debate. This is the 7th bill presented in the Lok Sabha during the ongoing session and the 5th one to be passed without a debate. The House had discussed the bill to amend anti-paper leak law for 10 hours. A bill to make insult to national song Vande Mataram a punishable offence was discussed briefly, with just 2 members participating in the debate. Earlier in the day, Speaker Om Birla had adjourned the House till 2 p.m. soon after it met due to persistent sloganeering by opposition members. Today was the 14th day when the House, which started on July the 20th, could not complete the question hour. So far, the Lok Sabha has passed 6 bills during the ongoing session, but the question hour could not be taken up. In a written reply in the House, Housing and Urban Affairs Minister Manohar Lal stated that according to the 2011 census, over 9.38 lakh people in urban areas were homeless, while 17.4% of the urban population lived in slums. The minister said a technical group constituted by the ministry had estimated the urban housing shortage at 1.878 crore houses at the beginning of the 12th five-year plan in 2012, with the shortage being highest among the economically weaker sections and lower income groups who are the main beneficiaries under the Parliamentary Awas Yojana Urban. The minister said the Pradhan Mantri Awas Yojana Urban, which was launched in 2015, provides all-weather Pakka houses with basic civic amenities to the eligible urban beneficiaries. He said that under this scheme, 111.48 lakh houses have been sanctioned, whereas another 16.20 lakh houses sanctioned under PMAY Urban 2.0, which has been launched in September 2024 with the objective to support 1 crore additional eligible beneficiaries over 5 years. He said the scheme follows a demand-driven approach under which states and union territories assess housing demand and submit proposals. The minister added that more than 2 crore houses are expected to be sanctioned under the 2 phases of the scheme, exceeding the assessed urban housing demand reported by the states and union territories. In another written reply in the House, Minister of State for Petroleum and Natural Gas Suresh Gopi said 28 hydrocarbon discoveries have been notified across the country during the last 3 years. He said newly discovered oil and natural gas fields undergo a series of technical and commercial evaluations before commercial production begins. These include appraisal drilling, reservoir studies, extended well testing, preparation of field development plans, obtaining statutory and environmental clearances, development drilling and installation of production facilities. The minister stated that the start of commercial production depends on the successful completion of these activities as well as the commercial viabilities of the discoveries. The minister said the government has introduced several policy measures to speed up exploration and production of oil and natural gas in the country, and the Union Cabinet has also approved the National Offshore Exploration Scheme under Samudra Manthan, with a Phase 1 outlay of over 84,000 crore rupees till 2030-31. In response to a question on Namami Gange, Minister of State for Jal Shakti Raj Bhushan Chaudhary said that under the Namami Gange mission, a sewage treatment capacity of 4,263 million litres per day has been created till June this year. Citing the Central Pollution Control Board's 2025 report on polluted river stretches, the minister said pollution levels in the main stem of the Ganga have improved in Uttarakhand and West Bengal, while partial improvement has been recorded in Uttar Pradesh. He added that biomonitoring carried out during 2024-25 found the biological water quality in the Ganga and its tributaries to be predominantly in the good to moderate category, indicating the river's ability to sustain aquatic life. The minister further stated that biodiversity conservation has been made an integral part of the Namami Gange program through scientific research, habitat restoration and species recovery. He said surveys covering about 7,680 kilometers of river stretches have documented over 3,000 crocodiles
And he said more than 2.05 crore fish seeds have been released into the Ganga and its tributaries. Meanwhile, replying to a question on impact of El Nino on hydropower, Minister of State of Power, Shripad Naik said the ministry has reviewed the likely impact. And that is the end of Parliament review.